वेलकम स्टुडंट्स. तर स्टुडंट्स, आपला हा पार्ट थर्ड आहे. फर्स्ट पार्टमध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं ब्लडबद्दल. सेकंड पार्टबद्दल ज्याप्रमाणे मी सांगितलं होतं की आपण इन डिटेल एक 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 पार्ट शिकू, त्याचप्रमाणे आपण RBCचा मोस्ट ऑफ द पार्ट घेतला आहे. तो जो काही थोडं राहिलेला पार्ट आहे तो आज आपण डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. तर RBCबद्दल आपण पाहत होतो. ओके, RBC. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे. तर RBCबद्दल पाहत होतो. काही टर्मिनोलॉजीज आहेत, कुछ टर्मिनोलॉजीज आहेत जो कि इम्पॉर्टंट है, जो कि हमें मालूम होना ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, सिंपल अगर मैं बोलूँ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो हम इसको क्या टर्मिनोलॉजी लिखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो हम इसे लिखते हैं, याद रखिए, हीमोपोएसिस. क्या लिखते हैं? हीमोपोएसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, अगर मैं ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ RBC की बात नहीं कर रहा हूँ. ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करूँगा? WBC भी आएंगे, हाँ, RBC भी आएंगे, या प्लेटलेट्स भी आएंगे. तो मैं ओवरऑल्स की बात कर रहा हूँ. अगर मैं सब की बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो ब्लड में तो WBC भी है, RBC है, प्लेटलेट्स भी है. ये ऑल आर दी सेल्स, दिस इज ऑल आर दी सेल्स. ठीक है. तो मैं उसको क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा? हीमोपोएसिस. हीमोपोएसिस मीन्स दी फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. हीमोपोएसिस क्या है? हीमोपोएसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ दी ब्लड सेल्स, हर तरह की ब्लड सेल्स जैसे जिस प्रकार से तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस. ठीक है. ओके, तो ये होगी टर्मिनोलॉजी. देन अगर मैं बात करूँ, अपन बात कर रहे हैं RBC की. ओके, RBC की बात कर रहे हैं, तो अगर RBC का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर RBC का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, फॉर्मेशन ऑफ RBC को हम क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोएसिस. इरिथ्रोपोएसिस. जहाँ पे आपको एरिथ्रोपोएसिस वर्ड मिलेगा वहाँ पे आपने समझ जाना है कि एरिथ्रोपोएसिस मीन्स कि कुछ नहीं, सॉरी, RBC का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएसिस. फॉर्मेशन ऑफ दी RBC, फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस. अगर मैं बोलूँगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स तो बोलूँगा हीमोपोएसिस. ओके, दिस आर टू टर्मिनोलॉजीज. ये मालूम होना इम्पोर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट. तो अब हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में तो पता कर लिया कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ RBC एरिथ्रोपोएसिस. ओके, अब ये हीमोपोएसिस जो है, इसकी हीमोपोएसिस मैंने जैसे कि कहा कि हीमोपोएसिस यानी क्या? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ओके, पर इसकी साइट का है, हीमोपोएसिस होता कहाँ पे है? हीमोपोएसिस एक्चुअली होता कहाँ पे है तो वो देखेंगे. तो अपन क्या देखेंगे? ये देता हूँ. क्या देखेंगे कि अपन देखेंगे साइट ऑफ हीमोपोएसिस. साइट ऑफ हीमोपोएसिस क्या देखेंगे? साइट ऑफ हीमोपोएसिस की एक्चुअली हीमोपोएसिस होता कहाँ पे? साइट ऑफ हीमोपोएसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? स्टेज वाइज देखेंगे. स्टेज वाइज यानी लुक एट हियर. फर्स्ट स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज.
एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब हमारा जो कुछ भी हीमोपोएसिस है वो योक सैक्स से होता है, योक सैक्स। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट। In the embryonic stage, the formation of blood cells or hemopoiesis occur in this part called yolk sacs in embryonic stage. Okay, then next, fetus. फीटस, जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, फीटस पर रेंज कहाँ तक पकड़ूंगा मैं फीटस में की रेंज पकड़ूंगा अप टू 2 मंथ, अप टू 2 मंथ। ओके, अगर अप टू 2 मंथ है तो फॉर्मेशन कहाँ से होगा हीमोपोएसिस का? तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर आएगा, देन स्प्लीन आएगा, और एक क्या चीज़ है? लीवर, स्प्लीन, थाइमस। ओके, थाइमस, लीवर आएगा, स्प्लीन आएगा और थाइमस आएगा। तो जब फीटस स्टेज होती है अप टू 2 मंथ अपन उसको बोलेंगे। तो साइट ऑफ हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो कहाँ पे होगा? तो लीवर में होगा, स्प्लीन में होगा और थाइमस में होगा। मोस्ट कॉमन साइट अगर कोई पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द लीवर इज द मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट एट फीटल स्टेज। गॉट इट? द फीटस स्टेज में अप टू द 2 मंथ्स लीवर, स्प्लीन, थाइमस, यहाँ पे क्या होता है? हीमोपोएसिस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बनते। इन तीनों में से कॉमन साइट क्या है फीटल लाइफ में? तो क्या है? लीवर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, मोस्ट कॉमन साइट लीवर। तो ये दैट स्पॉट इज इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट फीटस का हो गया, उसके बाद हम देखेंगे अभी फीटल लाइफ ही होगी, फीटल लाइफ ही होगी, फीटस ही होगा, फीटस ही होगा। फीटस कब से? बट फ्रॉम 6 मंथ, फ्रॉम 6 मंथ टू 20 ईयर ऑफ द एज। थोड़ा बड़ा लाइफ स्पैन है ये वाला, लाइफ स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे फीटस जो था अप टू द 2 मंथ था, वहाँ पे लीवर में होता था, स्प्लीन में होता था, थाइमस में होता था। बट जब फीटस 6 मंथ से 6 मंथ टू 20 ईयर, बच्चा 20 साल तक होने तक हीमोपोएसिस कहाँ से होगा? हीमोपोएसिस की साइट क्या रहेगी? रेड बोन मैरो। क्या रहेगी? रेड बोन मैरो। क्या रहेगी? रेड बोन मैरो। क्या होगी? रेड बोन मैरो। सॉरी, यहाँ पे 20 ईयर ऑफ द एज नहीं आएगा, यहाँ पे 6 मंथ टू 9 मंथ आएगा। ओके, ये करेक्शन है, 20 ईयर नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो कि फिटस लाइफ है, अभी हमने ये फिटस लाइफ अप टू द 2 मंथ तक ही डिस्कस की। उसके बाद की जो फिटस लाइफ होती है कि अपन 6 मंथ से पकड़ रहे हैं, तो 6 मंथ टू 9 मंथ, 6 मंथ टू 9 मंथ जो कुछ हीमोपोएसिस होगा, हीमोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, वो कहाँ से होगा? रेड बोन मैरो से होगा। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर फिटस लाइफ है अप टू दी 2 मंथ है तो लीवर, स्प्लीन, थाइमस से होगा, पर 6 to 9 मंथ है तो रेड बोन मैरो से हीमोपोएसिस होगा। दैट्स क्लियर। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो ओके, नीचे ही लिख देता हूँ। 4th, अब क्या हो गया? 9 मंथ तक हो गया। उसके बाद अपन लिखेंगे आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, जब बच्चा जो है, जो एडल्ट है,
वो 20 साल के, जब वो 20 साल का हो जाता है उसके बाद हीमोपोएसिस कहाँ कहाँ से होगा? फर्स्ट बोन मैरो से होगा ही होगा, बोन मैरो। उसके बाद स्टर्नम रहता है, वहाँ से भी होता है। थर्ड आइलियाक क्रिस्ट बोल के पार्ट रहता है, वहाँ से भी होगा, बोन रहता है, ठीक है, आइलियाक क्रिस्ट। ओके, देन आइलियाक क्रिस्ट के बाद ये एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फोर्थ, इपीफाइसिस ऑफ बोन। इपीफाइसिस ऑफ बोन एडल्ट में अपन क्या बोलेंगे कि इपीफाइसिस ऑफ बोन से हीमोपोएसिस होता है, बोन मैरो से तो होता ही होता है, स्टर्नम में से भी जो कि हीमोपोएसिस से वो भी होता है, इलियाक क्रिस्ट जो कि हिप बोन का एक पार्ट है, हाँ, वहाँ से भी ये क्या बोलते हैं अपन कि हीमोपोएसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या, ब्लड सेल्स। ओके, तो ये जो इपीफाइसिस ऑफ बोन है, इपीफाइसिस ऑफ बोन, ये क्या रहता है मैं यहाँ पे समझ आता हूँ आपको। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ राइट इट। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ इपीफाइसिस क्या रहता है। इपीफाइसिस क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बोन, this is the bone, this is the bone. Okay, so this part of the bone, this part of the bone, this part, which part, this part, this part of the bone is called epiphysis. Okay, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है हीमोपोएसिस, दिस पार्ट इज कॉल्ड द epiphysis, और यहाँ से क्या होता है, हीमोपोएसिस होता है। हीमोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। ओके, तो याद रखिए आफ्टर द 20 ईयर ऑफ द एज बोन मैरो से होता है, स्टर्नम से होता है, आइलियाक क्रिस्ट से होता है, और इपीफाइसिस ऑफ द बोन, इपीफाइसिस यानी दिस पार्ट, इपीफाइसिस को बोलते हैं अपन इपीफाइसिस। ओके, बोन के अपर पोर्शन को, ये वाला, ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया वाला मैंने, ठीक है, तो इपीफाइसिस ऑफ द बोन, यहाँ से होता है हीमोपोएसिस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था साइट ऑफ हीमोपोएसिस। तो हमने चार स्टेजेस में दिखा कि हीमोपोएसिस होगा कहाँ कहाँ से। फर्स्ट स्टेज थी एम्ब्रियोनिक स्टेज, सेकेंड स्टेज थी कि जो कि फिटल लाइफ है अप टू दी 2 मंथ, थर्ड देखा कि फिटल लाइफ ही होगा पर 6 to 9 मंथ तक। उसके बाद 20 साल के बाद जब जो कि इंडिविजुअल है, जो कि एडल्ट बन जाएगा, तो वो उसमें कहाँ कहाँ से हीमोपोएसिस हो सकता है। तो ये साइट्स हमने पूरी देख ली है, ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस आर द 4 साइट्स ऑफ द हीमोपोएसिस। देन नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हाउ the all cells are formed. Okay, so first of all you all know about the bone marrow. I hope आपको bone marrow पता होगा। bone marrow is nothing but the material or that substance present in this bone. Okay, जो कोई नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनको मालूम होगा कि बोन मैरो कैसा रहता है। ठीक है, तो बोन मैरो लाइक दैट। ओके, तो जो बोन मैरो होता है वहाँ पे होता है हीमोपोएसिस। वहाँ पे क्या होता है, हीमोपोएसिस होता है। तो ये हीमोपोएसिस करता कौन है, हीमोपोएसिस करता कौन है? तो सिंपल, वहाँ पे रहते हैं, प्लीज़ लिसन केयरफुली, आराम से देखिए, पहले सुन लीजिए बाद में लिखिए। हीमोपोएसिस अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये लिख दिया मैंने बोन मैरो, ओके, ये लिख दिया मैंने बोन मैरो। इस बोन मैरो में होते हैं,
रख ही देता हूँ। इस बोन मैरो में होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ओके। कौन से स्टेम सेल होते हैं, तो प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल कहाँ पे होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे, PHSC, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, बोन मैरो में। ओके, इतना क्लियर है। प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो कि प्रेजेंट है बोन मैरो में। तो ये जो होते हैं प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ये दो प्रकार के होते हैं। दिस प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स are two types. Which are they? First of all, look at here. First is a myeloid stem cell, and second one is the lymphoid stem cell. Okay, so listen carefully. हे जे प्लुरिपोटेंट हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स असतात ते बोन मॅरोमध्ये प्रेझेंट असतात आणि हे दोन प्रकारचे असतात. एक असतात मायलॉइड स्टेम सेल आणि दुसरा असतो लिम्फॉइड स्टेम सेल. तर आपण काय करू, प्रत्येक एका स्टेम सेलला डिटेलमध्ये डिस्कस करू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण बघू मायलॉइड स्टेम सेल्स ॲक्च्युली असतात काय आणि त्याच्यापासून बनतात कोणत्या सेल. ठीक आहे, तर फर्स्ट आपण मायलॉइड स्टेम सेल डिस्कस करू. ओके, आय होप तुम्हाला हे सर्व कळलं असेल. सो लेट्स डिस्कस दी मायलॉइड स्टेम सेल. मायलॉइड स्टेम सेल्स. ओके, मायलॉइड स्टेम सेल. तर बघा, मायलॉइड स्टेम सेल्सपासून 3 कॉलनी बनतात. किती कॉलनी बनतात? 3. किती? 3. कोणकोणत्या बघा, मायलॉइड स्टेम सेल्सपासून 3 कॉलनी बनवायच्या. 1, हे 2 आणि हे पाहे 3. फ्रॉम मायलॉइड स्टेम सेल्स वी आर गोइंग टू फॉर्म दी 3 colonies. Which are they? Look at here. First is called CFUE. Second one is the CFUM. Third one is the CFUGM. वा सर, हे काय लिहिलं, ABCD लिहिली काय? CFUM, CFUGM, CFUE. ABCD नाही रे बापू. इकडे बघ, याचा पहिले तुला लॉंग फॉर्म सांगतो. हे पाय, CFU याला म्हणतात, काय म्हणतात? CFUचा अर्थ होतो कॉलनी, C फॉर कॉलनी, F फॉर कॉलनी फॉर्मिंग युनिट, U फॉर युनिट. कळलं? This CFU is stand for the colony forming unit. C for colony, F for forming, U for unit. फिर ये बचे, तो इनका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूँ CFUE तो इस E का मतलब होता है E फॉर एरिथ्रोसाइट. E फॉर एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट म्हणजे काय? आपली RBC. CFUचा लॉंग फॉर्म झाला कॉलनी फॉर्मिंग युनिट. हे कळालं, ठीक आहे. आता ह्या यमचा अर्थ काय होतो? या यमचा अर्थ होतो, यमचा अर्थ कुठे गेला? हां, इथं आहे, हे बघा. यमचा अर्थ होतो मेगाकार्योसाइट. ह्या यमचा अर्थ झाला मेगाकार्योसाइट. या GMचा अर्थ काय होतो? मग GMचा अर्थ होतो
ग्रॅन्युलोसाइट, ग्रॅन्युलोसाइट अँड ह्या यमचा अर्थ होतो मोनोसाइट. या सगळ्या साईट शेवटी बघा CYTE, 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 शेवटी बघा CYTE, CYTE. साइट म्हणजे सेल, साइट म्हणजे सेल, साइट म्हणजे सेल. साइट का मतलब होता है कि ये सेल है, ये क्या बना रहे हैं, ये सेल बना रहे हैं. माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या करते हैं, 3 कॉलोनी फॉर्म की उन्होंने, 1 2 और ये 3. तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट. तो ये 3 कॉलोनी यहाँ पे फॉर्म हो गई. ओके, कहाँ से, माइलॉइड स्टेम सेल्स से. ओके, फॉर्म हो गई, अच्छी बात है. तो अब आई होप ये आपको समझ में आ गया हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, ये पूछ देते हैं. देन तो इससे तो कॉलोनी बन गई. तो देखिए, तो इस फर्स्ट ऑफ इसका डिस्कस करेंगे. कॉलोनी फॉर्मिंग C कॉलोनी, F फॉर्मिंग U यूनिट, E एरिथ्रोसाइट. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. क्या बनता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. लुक एट हियर, अपन एरिथ्रो मैंने पहले बोला था, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोब्लास्ट आरबीसी से संबंधित है. तो अपन यहाँ क्या बना रहे हैं, एक्चुअली इस कॉलोनी से क्या फॉर्म होगा, आरबीसी फॉर्म होगा. फ्रॉम दिस कॉलोनी वी आर गोइंग टू फॉर्म दी आरबीसी. ओके, तो इस कॉलोनी से पहले क्या फॉर्म होगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. क्या फॉर्म हो गया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. और उसके बाद इससे फॉर्म होगा, इससे क्या फॉर्म होगा, रेटिक्यूलोसाइट्स. क्या फॉर्म होगा, रेटिक्यूलोसाइट्स, रेटिक्यूलोसाइट्स. यहाँ पे स्टार कीजिए, दिस इज रेटिक्यूलोसाइट. अपन इसको बोलते इमैच्योर आरबीसी. इसको क्या बोलते हैं, इमैच्योर आरबीसी. और इमैच्योर आरबीसी और अपन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को भी एक खास बात क्या है कि इनमें न्यूक्लियस होता है. अपन एक्चुअली बोलते क्या है कि आरबीसी में जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर जो इमैच्योर है और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है इसमें न्यूक्लियस होता है. बट आफ्टर द मैच्योरेशन जो न्यूक्लियस होता है वो डिसैपियर होता है, वो डिसैपियर हो जाता है. ओके, ये हमें पता चल गया. तो इस रेटिक्यूलोसाइट से, इमैच्योर आरबीसी से इसका फर्दर मैच्योरेशन होता है और इससे बनती है हमारी एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जिसे हम बोलते हैं आरबीसी. तो देखिए कैसे बनती है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी कैसे बनी कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइलॉइड स्टेम सेल्स आई. माइलॉइड स्टेम्स ने 3 कॉलोनी बनाई, उसमें से एक कॉलोनी थी एरिथ्रोसाइट की, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट. उन्होंने क्या किया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाया. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बना, रेटिक्यूलोसाइट बना. रेटिक्यूलोसाइट क्या है, इमैच्योर आरबीसी है. इमैच्योर आरबीसी इज कॉल्ड रेटिक्यूलोसाइट. इमैच्योर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड रेटिक्यूलोसाइट. और रेटिक्यूलोसाइट से बनते हैं आफ्टर द मैच्योरेशन एरिथ्रोसाइट. क्या बनेगा अपना रिजल्ट, एरिथ्रोसाइट, जो हमें इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. ओके, आई होप आपको आरबीसी कैसे बनती है अब पता चल चुका होगा. ओके, तो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में. ठीक है, अब इनका क्या, तो ठीक है इनका ही बता देता हूँ. अब इसको करते हैं बाय बाय. अब ये सेकेंड कॉलोनी, सेकेंड कॉलोनी से क्या बनता है, इसका लॉन्ग फॉर्म मैंने क्या बताया था, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट. तो इससे बनेंगे, क्या बनेंगे, इससे बनते हैं मेगाकार्योब्लास्ट. जैसे आरबीसी के फॉर्मेशन के वक्त क्या बने थे, प्रो
अरिथ्रोब्लास्ट, वैसे बनते हैं मेगा कार्योब्लास्ट। मेगा कार्योब्लास्ट से बनते हैं मेगा कार्योसाइट। साइट जब जब वर्ड आता है इट मीन्स दैट कि दिस इज द सेल फॉर्म, ये अभी सेल फॉर्म में है और इस मेगा कार्योसाइट से बनते हैं हमारा प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट। हाँ, अपन क्या बोलेंगे इसको? थ्रोम्बोसाइट। तो देखो, लुक एट हियर, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कार्योसाइट ने बनाया, इस कॉलोनी ने बनाया मेगा कार्योब्लास्ट। मेगा कार्योब्लास्ट का कन्वर्ट हो गया मेगा कार्योसाइट में। और ये जो मेगा कार्योसाइट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अपने थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं कि। और फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कार्योसाइट इट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। मैंने क्या बोला? फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कार्योसाइट। फ्रैगमेंट मीन्स टुकड़े। किसके टुकड़े? मेगा कार्योसाइट के टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। उसको दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ऐसे बनते हैं। अब बचा क्या? बचा सिर्फ ये, इसको भी बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। अब बचा ये कॉलोनी बची। तो इस कॉलोनी से बनते हैं क्या क्या बनते हैं? ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। नाम से ही पता चल रहा है ग्रैनुलोसाइट बन रहे। तो ग्रैनुलोसाइट कौन कौन से बच्चों? देखो, ग्रैनुलोसाइट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद इओसिनोफिल्स, उसके बाद इधर ही लिख देता हूँ बेसोफिल्स, और लास्टली क्या बन गया? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड यम मोनोसाइट। तो लिख देंगे मोनोसाइट। ये बाकी के जो है ये हो गए ग्रैनुलोसाइट। ये दिस वन इज अ ग्रैनुलोसाइट, दिस वन इज अ ग्रैनुलोसाइट, दिस वन इज अ ग्रैनुलोसाइट। ओके, तो ठीक है, सोफिल यानी मोनोसाइट। ओके, सो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा याद रखिए, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना ये डायरेक्ट नहीं बनते, ये बनते हैं माइलोब्लास्ट सेल से। माइलोब्लास्ट का कन्वर्जन होता है न्यूट्रोफिल। जो माइलोब्लास्ट होते हैं, क्या माइलोब्लास्ट होते हैं, माइलोब्लास्ट का कन्वर्जन होता है न्यूट्रोफिल्स में। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। बाकी ठीक है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और ये बना मोनोसाइट्स। जस्ट यहाँ पे याद रखिए, रिमेंबर हियर द माइलोब्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो ये था माइलॉइड स्टेम सेल्स के बारे में। माइलॉइड स्टेम सेल्स से कितने कॉलोनी बनी? हमने बनाई 3 कॉलोनी बनी। फर्स्ट कॉलोनी थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, क्या थी? अरिथ्रोसाइट। सेकेंड कॉलोनी थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कार्योसाइट। और थर्ड कॉलोनी हमारी थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, जिसमें ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स आता है जो कि बनता है माइलोब्लास्ट से, बेसोफिल्स आता है, इओसिनोफिल्स आता है, और ये बचा वाला मोनोसाइट्स इस कॉलोनी में आता है। यहाँ से ये बनते हैं। और मेन क्या है? मेन सोर्स क्या है? माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये नहीं भूलने का, माइलॉइड स्टेम सेल से ये सब बना हुआ है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि पीएचएससी का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल ये डिस्कस किया। ये स्टेम सेल्स थे, इसके 2 टाइप्स में डिवाइड किया था आपने।
अपन ने फर्स्ट क्या था, माइलॉइड, और सेकंड क्या था, लिम्फॉइड, ऐसा डिवीजन किया था। फर्स्ट था माइलॉइड, सेकंड था लिम्फॉइड। अब ये तो टोटली देख लिया हमने। इस माइलॉइड में तीन कॉलोनी देखी, सिंपल तीन कॉलोनी, हाँ, CFUM और CFUGM। यहाँ पे हमने सिंपल तीन कॉलोनी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये थे माइलॉइड। अब बचा क्या, लिम्फॉइड। तो सिंपल, लिम्फॉइड में दो चीज़ें, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से दो चीज़ें बनती है, एक बनती है बी लिम्फोसाइट और एक बनती है टी लिम्फोसाइट। बस इतना ही याद रखो। बनती कहाँ से, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से बनती है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन माइलॉइड स्टेम सेल का है, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, हाँ, बट लिम्फॉइड स्टेम सेल शॉर्ट बट स्वीट है। दो चीज़ में डिवाइड हो जाएगी, एक बोलेगी बी लिम्फोसाइट, दूसरी बोलेगी टी लिम्फोसाइट। ओके, तो ये था कि हाउ द सेल्स आर ओरिजिनेट और फॉर्म एंड देयर लोकेशन, एंड वो किस चीज़ से बनते हैं, कौन से स्टेम सेल्स से बनते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। ओके, तो अब आपको ये सब चीज़ें मालूम हो चुकी होगी, इस समय समझता हो, ठीक है। तो ये था आज का पार्ट, और इसके आगे अपन देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या है वो कॉन्सेप्ट, ये आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। क्या है, ESR, आरबीसी से रिलेटेड है, मैं पहले ही बोल रहा, डिटेल डिस्कशन होगा तो आरबी से रिलेटेड ही होगा, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ESR का लॉन्ग फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को अपन बोलते हैं ESR। तो ये ESR एक्चुअली है क्या, तो ये देखेंगे अपन, ESR एक्चुअली है क्या। तो ESR क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ESR के बारे में ये देखिए, ये ली मैंने एक ट्यूब, मैं क्या बता रहा हूँ, ESR, ये ली मैंने एक ट्यूब, दिस इज ए ट्यूब। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, फिर इसका यूज़ बताएंगे। तो ये ट्यूब को पोंछ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ESR की सिंपल डेफिनेशन होती है, रेट एट विच RBC settled down in tube when it mixed with anticoagulants। मैंने क्या बोला कि रेट एट विच RBC settle down in tube या टेस्ट ट्यूब when it mix with the, remember this word, when mix with the anticoagulants। अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हा तुम्हाला रिपोर्ट्सवर पण बघायला मिळतो। याचा अर्थ काय होतो की ज्या काही आर बी सी ए ह्या जेव्हा आपण अँटीकोआगुलंट म्हणजे काय, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, कि द सब्सटेंस विच प्रिवेंट टू क्लॉट द ब्लड और टू कोॲगुलेट द ब्लड, जे काही पदार्थ आपल्या रक्ताला गोठू देत नाहीत त्याला आपण काय म्हणतो, अँटीकोआगुलंट। अँटी मीन्स अपोज, कशाला अपोज करताय, कोॲगुलेशनला अपोज करताय, म्हणजे गोठण्याच्या प्रक्रियेला अपोज करताय, ते असतात अँटीकोॲगुलंट्स। ओके, तर सिंपल मी पहिले सांगतो अँटीकोॲगुलंट्स काय काय असतात, त्याचे सबस्टन्सेस किंवा एक्झाम्पल्स किंवा ड्रग्स पण असतात, त्याचे नाव सांगतो मी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक असतो हिपॅरिन असतो, देन वाफारिन पण असतं, ठीक आहे, हिपॅरिन, देन सोडियम सिट्रेट,
हे टेस्ट ट्यूब्समध्ये असतात, सोडियम सिट्रेट. आणि एक EDTA असतं, EDTA लॉंग फॉर्म तुम्ही मला कमेंट करून सांगायचं की व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ द EDTA. दिस सबस्टन्सेस आर प्रेझेंट इन दी सॅम्पल ट्यूब्स. ज्याच्यात आपण ब्लड सॅम्पल घेतो का, त्या सॅम्पल्स ट्यूब्समध्ये हे जे काही सबस्टन्सेस आहेत, हे जे काही ड्रग्स म्हणू शकता, हे त्यामध्ये त्या ट्यूब्समध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, सॅम्पल्स, ब्लड सॅम्पल ज्यात आपण कलेक्ट करतो त्या ट्यूब्समध्ये. फर्स्ट आहे हिपॅरिन, सोडियम सिट्रेट आणि EDTA, ज्याचा लॉंग फॉर्म तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगणार आहात. तर हे काय आहेत, हे सर्व काय आहेत, अँटीकोआग्युलंट. म्हणजे काय, दिस सबस्टन्सेस टू प्रिव्हेंट दी ब्लड टू टर्न इन टू कोॲग्युलेट, किंवा सिम्पल म्हणू शकतो की द सबस्टन्सेस विच प्रिव्हेंट दी कोॲग्युलेशन ऑफ दी ब्लड. ओके, विच वन, हिपॅरिन, सोडियम सिट्रेट, EDTA. तर आपण काय शिकतोय, ESR शिकतोय, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट शिकतोय. तर याची डेफिनेशन काय म्हणती की रेट ॲट विच RBCs सेटल डाऊन. सेटल डाऊन म्हणजे काय, खाली जाणे. सेटल डाऊन इन ट्यूब, कशा ट्यूब, कधी, वेन मिक्स, कधी जेव्हा त्यांना आपण कोणासोबत मिक्स करू, मिक्स विथ कोणासोबत, अँटीकोॲग्युलंटसोबत. म्हणजे काय, इकडं बघा, सपोज मी ही घेतली ट्यूब, हे ब्लड सॅम्पल घेतलं, सपोज मी ब्लड सॅम्पल घेतलं या ट्यूबमध्ये, अशी ट्यूब असते, मी याच्यामध्ये याचं झाकण, सपोज ह्याच्यात EDTA, ह्याच्यात काय, EDTA, ह्याच्यात EDTA, म्हणजे EDTA काय, अँटीकोॲग्युलंट आहे, अँटीकोॲग्युलंट आहे, अँटीकोॲग्युलंट आहे. ओके, EDTA, ह्याच्यात मी ब्लड घेतलं, ठीक आहे, हे ब्लड, हे काय, ब्लड. ओके, आफ्टर 1 आवर किंवा काही थोड्या वेळानंतर काय होईल की तुम्हाला असं बघायला भेटेल. कसं बघायला भेटेल, असं बघायला भेटेल. हे असं बघायला भेटेल, ठीक आहे. आणि हा पार्ट थोडासा तुम्हाला व्हाईटिश दिसेल आणि वरती असं बघायला भेटेल. तर ह्याचा मिनिंग काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस पार्ट, की हे जे खाली सेटल डाऊन झाले, ह्या सगळ्या काय आहेत, RBCs आहेत. ह्या काय आहेत, RBCs आहेत. हे बघा, EDTA, याच्यामध्ये EDTA, ऑलरेडी EDTA प्रेझेंट असतं या ट्यूबमध्ये. EDTA सोबत मी जेव्हा याच्यासोबत प्लस, इथं काय करा, प्लस 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 ब्लड. ओके, मी याच्यासोबत जेव्हा ब्लड टाकलं या ट्यूबमध्ये, EDTA ऑलरेडी प्रेझेंट होतं ट्यूबमध्ये, त्याच्यामध्ये मी ब्लड टाकलं, ब्लड सॅम्पल घेतलं, तेव्हा थोड्या वेळानंतर आफ्टर 1 आवर, 1 तासानंतर जेव्हा मी बघल, तेव्हा ह्या RBC सगळ्या खाली जाऊन बसलेल्या दिसतील. ह्याला म्हणतात ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हे आपण का यूज करतो, जर आपल्याला इन्फ्लामेटरी, नीट लक्ष द्या मी काय म्हणतोय, जर आपल्याला लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन किंवा सिव्हेरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन, सिव्हेरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन, सिव्हेरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन, सिव्हेरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन शोधायची असेल, की सूज येण्याची जी काही सिव्हेरिटी आहे ती कशी आहे, म्हणजे स्लो आहे का फास्ट आहे. जर RBC, जर फॉर एक्झाम्पल मी ह्याच्यात ब्लड सॅम्पल घेतलं आणि 15 मिनिटांनं बघितलं आणि सर्व RBC खाली सेटल डाऊन झाल्यात, ह्याचा अर्थ काय की ESRचा रेट फास्ट आहे. म्हणजे सूज जी आलेली आहे ती सिव्हिअरली वाढते आहे किंवा सिव्हिअर प्रमाणात ऑलरेडी सूज आलेली आहे, इन्फ्लामेशन झालेलं आहे. आणि जर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट स्लो असेल, इट मीन्स दॅट, म्हणजेच RBC खाली सेटल डाऊन व्हायला वेळ घेत असतील, तर मी काय समजेल त्याच्याहून, की जे काही इन्फ्लामेशन आहे ते जास्त प्रमाणात नाही आहे, कमी प्रमाणात आहे का, ठीक आहे. तर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हे कोणताच डिसऑर्डर डायग्नोस करण्यासाठी यूज केली जात नाही, ठीक आहे. ESR आपण कोणताही
डिसीज डायग्नोज करण्यासाठी यूज करत नाही. एरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट ही जी काही टेस्ट आहे, टेस्ट म्हणा किंवा जस्ट एरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेटच म्हणायचं, हा कोणताच डिसीज डायग्नोसिस करण्यासाठी यूज केली जात नाही. जस्ट जे काही इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन अशा कंडिशन्समध्ये आपण काय करतो, हे एरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट जस्ट सिव्हिरिटी ऑफ द इन्फ्लामेशन चेक करण्यासाठी आपण ही एरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट हे यूज करत असतो. कसं यूज करणार, अँटीकोॲग्युलंटसोबत आपण ब्लड मिक्स करणार आणि बघणार RBC किती फास्ट खाली सेटल डाऊन होत आहे. जर फास्टली होत असेल तर सिव्हिरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन जास्त आहे, स्लोली होत असेल तर सिव्हिरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन कमी आहे. ओके, सिम्पल आहे. ठीक आहे, तर हे होतं एरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट. आय होप तुम्हाला हा सर्व पार्ट समजला असेल. हा एरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट पण इम्पॉर्टंट आहे, हेही लक्षात असू द्या. ह्याची डेफिनेशन, रेट ॲट विच RBC settle down in a tube when it mix with anticoagulants. हे हिपॅरिन, हे सोडियम सिट्रेट आणि EDTA, ज्याचा लॉंग फॉर्म तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगणार, हे सगळे काय आहेत, अँटीकोॲग्युलंट आहेत, रक्ताला गोठू देत नाहीत. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिक अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दी RBC. आज आपलं इथं RBC नावाचा हा छोटासा टॉपिक संपलेला आहे. आय होप तुम्हाला समजलं असेल, आणि जर तुम्हाला समजलं नसेल तर प्लीज कमेंट करा, मी त्याचा आन्सर तुम्हाला नक्कीच व्हिडिओच्या माध्यमातून देईल. ओके, ठीक आहे. आणि याच्यात पण कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज बिंदास कमेंट करू शकता. तुमचे डाऊट क्लिअर करण्यासाठी मी रेडी आहे. ओके, सो आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण WBC नावाचा टॉपिक सुरू करणार. इन डिटेल घेणार, प्रत्येक WBCचं काम एक्सप्लेन करणार. ते WBC कशा बनल्या त्याचं क्लासिफिकेशनही सांगेल. ओरिजिन तर मी ऑलरेडी सांगितलेलंच आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण WBCचं बद्दल डिटेल बघू. हे होतं, दिस इज ऑल अबाउट दी RBC. RBC इज ओवर नाव. ठीक आहे, ओके, चलो, थँक्यू.